कि कोई पिछड़ापन है सोच में तो वो है हमारा छत्तीसगढ़, जहाँ पे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का मानवतावाद का आंदोलन चला, मन के मन खेत बरोबर का आंदोलन चला। उनके जो पुत्र थे, द्वितीय पुत्र जो गुरु बालक दास जी ने, जो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के समय में राजा के पदवी से उनसे सुशोभित किया गया। और आज जो छत्तीसगढ़ में जो धान का कटोरा का जो नाम आप सुनते हैं, वो गुरु बालक दास जी का देन है। भले उसको किसी भी सरकार ने, किसी भी व्यक्ति ने उसको प्रचार नहीं किया हो, किसी सरकार ने, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के जो मैदानी जो भाग है, खास करके ये रायपुर संभाग है, दुर्ग संभाग है, बिलासपुर, जहाँ पे सतनामी एक मादा में बहुसंख्यक समाज में हैं, निवास करते हैं। और जहाँ जहाँ उनका रियासत रहा, जहाँ जहाँ उनका फैलाव था, खासकर सतनामियों का, और जब राजा के समय थे, जब तो उन्होंने दो चीज़ों पर काम किया। जो गुरु घासीदास का जो एक आंदोलन था कि रोटी, कपड़ा और मकान तीनों सतलोक समान, जिसके घर में रोटी हो जाए, कपड़ा हो जाए और मकान, ये सतलोक समान, ये उन्होंने कहा था। अंधविश्वास के रूप का आंदोलन था। तो इसी नक्शे कदम पे गुरु बालक दास साहेब जी ने सबसे पहले रोटी की व्यवस्था की और जो जंगल था उचित रूप से उनको साफ करवाया और खेती बनाया। खेती बनाने के बाद में सबसे पहले सभी जनता को ये कहा कि भाई आप औसतन रूप से अपने पारिवारिक रूप से आप ज़मीन बनाइए, हम पट्टा आपको देंगे। और जैसे ही ज़मीन बनाते गए तो बड़े पैमाने पे तालाब का निर्माण उन्होंने किया। उस समय के दृष्टिकोण से तालाब बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, सुविधाजनक था, खास करके सिंचाई के लिए। तो बड़े पैमाने पे गांव में बड़े बड़े तालाब बनवाते थे, और ताकि यदि कोई खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, या धान नहीं पक पा रहा है, या फसल नुकसान हो रहा है, तो पानी की कमी की वजह से तो वो जो तालाब से पूर्ति हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से वैज्ञानिक सोच के तहत में बाबा बालक दास ने पूरे क्षेत्र में खास करके कृषि को महत्व दिया, पेयजल का व्यवस्था किया, और हर समाज में समानता के उन्होंने कार्य किया। किसी भी समाज के साथ में भेदभाव खास करके गुरु बालक दास के जीवन काल में, उनके राज्य काल में नहीं था। और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे उनका शासन चला। अब गुरु बालक दास जी जब अच्छा कार्य कर रहे थे तो किसी सामंतवादी लोगों को बुरा लगा होगा, क्योंकि उस समय एक प्रकार से वर्ग विशेष का राजपाट चलता रहा है। तो गुरु बालक दास जी का भी, जैसा कि हम सुनते हैं, उनकी भी हत्या की गई थी, जो आज हम उसका एक प्रकार से भरपाई नहीं कर पाए हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा खास करके छत्तीसगढ़ के सब जनता को कि यदि धान का कटोरा का नाम से यदि किसी का नाम यदि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए तो महान प्रतापी सूर्य गुरु बालक दास जी का नाम आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कृषि को बड़े पैमाने पे प्रभावित किया था, उन्होंने कार्य किए थे। दूसरे बात किया जाए जैसे कि पार्टी बनाया है, और राष्ट्रीय जनसभा पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव हुई, जहाँ बहुत जन कैंडिडेट उतारे रहे, स्थिति बहुत अच्छा रही थी। अब कहा जाए राष्ट्रीय जनसभा पार्टी में अभी भी लोकसभा की तैयारी भी किए जाती है, और आप मन भी एक निर्वाचन के लिए लड़ाई लड़त हो, का स्थिति है अभी? जैसे कि चुनाव, जैसे हम पार्टी बनाए हैं और राष्ट्रीय जनसभा पार्टी की दूसरा चुनाव है, और दूसरा चुनाव में हमारा जो संगठन है उत्तरोत्तर रूप से विकास कर रहे थे, लोग जुड़े थे बड़े पैमाने पे। और अभी हमारा जो खास करके 2024 के लोकसभा जो चुनाव में 7 लोकसभा से प्रत्याशी उतारे हैं। बस्तर से एडवोकेट कमल सिंह बघेल जी चुनाव लड़े हैं, और खास करके 19 तारीख को वोटिंग भी हो गए है। द्वितीय चरण के जो हमारे प्रत्याशी जो चुनाव हुआ थे, कांकेर में भोजराम मंडावी जी है, और राजनांदगांव लोकसभा से लाखन सिंह टंडन जी है, जो आज होकर प्रचार आज थमत भी है, आज अंतिम दिन है। 26 के वोटिंग होना है। तो उसमें हमारे मन के यही अपेक्षा है कि आम मतदाता से कि राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के जो नारियल फार्म जो छाप है, ये का जो चुनाव चिन्ह है,
तो इसमें मत दें बड़े पैमाने पे। और इसी तरह से अभी 7 जो तृतीय चरण के जो चुनाव हैं 7 लोकसभा में, खासकर छत्तीसगढ़ के, तो उसमें भी हमारे 4 लोकसभा में हमारे प्रत्याशी हैं। रायपुर में जैसे आप बता सकते, स्वयं मैं खुद हूँ। और दुर्ग से भी है सुखदेव सिंह टंडन, आपके बिलासपुर से एडवोकेट सीताराम लहरे जी हैं, और जांजगीर चांपा से विजय कुमार कुरे जी हैं। तो इस तरीक़े से 4 प्रत्याशी तृतीय चरण के चुनाव में भी हम भाग लेते हैं। और बात क्या जैसे चुनाव में तो पूरा कैंडिडेट तो खड़ा हो चुके हैं, एकदम सीना तान करके लगातार चुनाव प्रचार चला थे। कहा जाए कि देख, विधायक तो सांसद बन जाते, बने के बाद सामाजिक क्षेत्र में कहा जाए अत्याचार जो लगातार हुआ थे वो थमत नहीं है। का राष्ट्रीय जनसभा पार्टी अगर लोकसभा में सांसद बन के चुन के अगर संसद जाते, तब समाज के लिए राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के द्वारा क्या किए जाएंगे? जैसे अन्याय अत्याचार के जो मामला है ये दिनों दिन बढ़ते चले जाते। एक तो आप लोग बताना चाहूँ कि हमारे एक सबसे बड़ा जो जिम्मेदार जो लोग हैं जनप्रतिनिधि है। मैं पहले भी अपनी बात यही कहते रहा हूँ कि जो खास करके जो प्रतिनिधित्व जो के बात है संसद में, वो हर वर्ग के जात है, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, चाहे पिछड़े समुदाय से। आखिर स्वयं जनप्रतिनिधि या विधायक और सांसद रह कर ओकर समाज के साथ अन्याय हुआ तो ओकर जिम्मेदार वो स्वयं है। क्योंकि क्षेत्र के विकास में उनकर मन के कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकर मन के कोई सोच नहीं है। जो पार्टी के गाइडलाइन रहते, खास करके कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं चाहे कि ये समाज के विकास हो, ये मतलब हमेशा बैसाखी बना के रखना। यदि राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के बारे में जैसे कहना है कि हमारे मन के उद्देश्य वही है, हम परम पूज्य गुरु घासीदास विशेष करके मानथन, और ओकर विचारधारा मानवतावाद है। खास करके किसी भी वर्ग समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करें, यानी मानवता सबके दर्द और पीड़ा एक बराबर है। बाबा साहेब अम्बेडकर भी सभी के लिए समान व्यवहार है इसे। और जैसे कि गुरु बालक दास साहेब के बारे में जिक्र करता हूँ, ओकर भी विचारधारा सब, यानी और देश में जब कभी महापुरुष जन्म है कुछ सबके समानता के व्यवहार करते, तो हमारे मन के भाव वही रहे। तो रहा सवाल है कि जो अन्याय अत्याचार के जो मामला है, अन्याय अत्याचार के मामला बढ़े के पीछे सबसे बड़ी कारण है ये असमानता। आज भी जातिवाद चरम पर है, आज भी भेदभाव चरम पर है। और आप लोग तो ये कहना चाहूँ कि छुआछूत, अस्पृश्यता, जब अनुसूचित वर्ग से जनप्रतिनिधि चुन के जाते तो अनुसूचित जनप्रतिनिधि के साथ भी छुआ हुआ था। यदि ब्यूरोक्रेसी में यदि कर्मचारी बन के जाते, कर्मचारी के साथ भी छुआ हुआ था। तो आम नागरिक के साथ में तो छुआ होना स्वाभाविक है। तो ये व्यवस्था ला भारतीय संविधान में तो सब चीज़ व्यवस्था है कि अस्पृश्यता छुआछूत खत्म होना चाहिए, लेकिन आज भी छुआछूत खत्म नहीं। यही अन्याय के सबसे बड़े कारण हैं, यही अपराध। खत्म कैसे कर सकत हो आप, मन कैसे करो खत्म? सबसे पहले तो देखिए, हमारे सामने एक बहुत बड़ा संविधान है और यहाँ सब व्यवस्था है। यदि जो जनप्रतिनिधि है यदि कानून के सहारा ले तो एक समाप्त करे में टाइम नहीं लगेगा। और यदि कानून के राज यदि हमला लाना है तो हमला कानून के जो जेकर जिम्मेदारी है, जो अधिकारी है, कर्मचारी, ओला सशक्त बना लगी। शासन ला जवाबदेही ले पड़ी कि भाई हमला अपने क्षेत्र में हमला अपराध मुक्त करना है, तो ये समाप्त होने में समय नहीं लगे। ये तो का है कि हमारे नियत पर सवाल उठते कि हम ये अपराध ला कैसे रोक नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमारे मन के तो ये सूची में भी रखे हैं कि कानून के राज स्थापित करना है और सबके साथ न्याय करना है। जो कुछ नियम बनाया हुआ अपन पार्टी में, तो कुछ बता दो, लोगन मन भी जान सके कि का है, ऐसे मतलब का लाभ मिल सकत है, का सहयोग मिल सकत है, थोड़ा सा बता कर आप। जैसे कि राजनीति के क्षेत्र में अभी जो हमारे मन के घोषणा पत्र में जैसे रखे हैं ना इस समय के, कि सबसे प्रथम ये है कि संविधान की रक्षा। आज जिस प्रकार से पूरे देश में एक माहौल बनाए जाते कि 2028 में या 26 में संविधान बदलेगा ही, समीक्षा किया जाही, या फिर अतिवादी जो लोग हैं भारत के, उनके द्वारा बार बार ये चेतावनी दिए जाते कि हम संविधान को बदलेंगे। और विशेषकर खास करके भारतीय जनता पार्टी के उनके जो कुछ नेता लोग हैं, जो बड़बोले नेता लोग हैं, उनके द्वारा ऐसा कहना वो निंदनीय है, जैसे कि समाचार पत्रों में देखने सुनने को मिलता है। तो हमारा तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहेगा कि हम संविधान की रक्षा के लिए जी जान से हम
सामने रहेंगे और काम करेंगे। संविधान में किसी भी प्रकार के चोट होने नहीं देंगे। दूसरी बात है कि खास करके जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो उद्देश्य है, निःशुल्क शिक्षा हो, प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक, और जापानी स्टाइल से यहाँ पर शिक्षा पद्धति हो, व्यावसायिक शिक्षा, यानी 5वीं से लेकर के उसका ट्रेड चालू हो जाना चाहिए कि उसे बनना क्या है। यदि उसको बढ़ाई भी बनना है तो उसको 5वीं से चालू हो जाए। ये नहीं कि 25 साल तक पढ़ाई कर लिया, जवान हो गया, उसके बाद उसके पास निरंक हो गया कि मुझे अब क्या करना है। तो ये जो शिक्षा पद्धति जो भारत में लागू है कि उन्हें पूरा पढ़ने के बाद में अपना जीवन का जो कार्य चुनने का रहता है, वो व्यावसायिक शिक्षा पर हम विशेष ध्यान देंगे। पूरे भारतवर्ष में हम ये आंदोलन चलाएंगे और समय मिलेगा तो हम अपने अपने क्षेत्रों में इसे लागू कराएंगे। दूसरी बात है कि जैसे रोज़गार के मामले में है, ये जो गारंटी की बात कर रहे हैं, पिछले समय आपने देखा है कि जो भी वर्तमान में जो देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, 2 करोड़ रोज़गार की बात की, लेकिन वो भी खोखला साबित हुआ है। हमारा तो सबसे बड़ा इसमें यही है कि हमारी पार्टी की ओर से कि रोज़गार के मामले में स्वरोज़गार को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि हर घर में, हर हाथ में काम हो, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा ये है कि स्वास्थ्य के मामले में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा के इसमें हमारे पार्टी में घोषणा है। और सिंचाई के मामले पर है कि हर खेत में हमारा सिंचाई की व्यवस्था हो, किसी भी किसान के जो खेत है वो खाली ना रहे, 12 माह उन्हें एक सिंचाई का सुविधा देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। कानून का राज जो आपको मैं अभी बताया हूँ। दूसरा है महिलाओं के साथ में उनके साथ न्याय हो खास करके, और महिलाओं में स्वरोजगार के साथ कुटीर उद्योग के साथ हम जोड़ना चाहते हैं ताकि साल में 1,25,000 रुपये वो कमा सके। ये नहीं कि हम 1,000 रुपये हम दे दिए महीना में और उसका ज़िंदगी चल जाए। ये जो एक प्रकार से वोट की राजनीति है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एक जो दिया जा रहा है, और मेरे ख्याल से यदि उन्हें देना ही है तो उन्हें रोज़गार से जोड़े, कुटीर उद्योग से जोड़े, ताकि वो स्वावलंबी जीवन जिए और स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए, न कि किसी की खैरात के जो भाव उनके अंदर में ना आए। दूसरी बात ये है कि हमारे जो खास करके सूची में किसानों का जो कर्जा माफ़ी के मामले पर हमारा जो ध्यान है कि जो पटा नहीं पा रहे हैं जो किसान, उन्हें कर्जा माफ़ी दी जाएगी। और सबसे बड़ा हमारा ये है कि शिक्षा के मामले पर कि जो हमारा जो लोकसभा रहेगा, हर एक लोकसभा में 1,000 युवाओं को अन्य राज्यों में या देश में हम लोग भेजेंगे ताकि अच्छे शिक्षा लेकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में आए और कुछ अच्छा काम करे, चाहे उद्योग लगा सके, मतलब एक अच्छा शिक्षा की ओर हम लोग का बढ़ावा रहेगा। दूसरी ओर है कि अस्पताल के मामले में हर एक ब्लॉक में 5 सर्जन होना जरूरी है और 24 घंटा स्वास्थ्य सेवा के लिए हम लोग का विशेष हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि अभी भी स्वास्थ्य गांव में बहुत कम देखने को मिलता है। हर कोई शहरों की ओर आते हैं और पर्याप्त पैसा उनके पास नहीं रहता है इलाज के लिए। ठीक इसी प्रकार से छात्र छात्राओं का जो दोगुना जो छात्रवृत्ति है और उसको हर माह छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। यह भी वर्तमान में ये व्यवस्था है कि साल में लास्ट में दिया जाता है उनका छात्रवृत्ति, उसे न करके हम लोग